जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन की क्लास आज 12 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेवल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है, ये सभी 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो वह है आंतरिक अशांति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती। मूल संविधान में इसका उल्लेख था। मूल संविधान में, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको हटा दिया गया। और यह पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1978 में। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपात की घोषणा करने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 352 के तहत, यह इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 352। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आंतरिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दूसरा कथन है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। इनमें से केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो, केवल दो सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन का लेवल जो है आज थोड़ा टफ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। यह बात गलत है। यहाँ से गलत है। संघ के मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री के प्रयास प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। दूसरा कथन गलत है, पहला ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में यह कहा गया है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह कहाँ पर कहा गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 75 के 3 में। और 75 के 2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्र के प्रयास प्रयत्न पर पद धारण करेंगे। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री लिखा गया है, यह बात गलत है। किसके प्रयास प्रयत्न पर धारण करेंगे? तो वह राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है? पंचायत भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 के का में, सहकारी समितियां भाग 9 के खा में, अधिकरण भाग 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, संविधान से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। यह बात जो है गलत है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध जो है वह अधिकरण से ना होकर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 बात करते हैं पंचायत और नगर पालिकाएं। यह जो है भाग 9 में है और भाग 9 के का में है। तो यहाँ पर जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, यह दोनों ही संविधान संशोधन हुए थे 1992 में। यह इम्पोर्टेंट है, 1992 में हुआ था और क्रमशः भारतीय संविधान के भाग 9 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था एवं भाग 9 के का के माध्यम से नगर पालिकाएं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जबकि 97वां संविधान संशोधन, यहाँ पर जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 2011 में हुआ था। यह 2011 द्वारा भाग 9 के खा जोड़कर सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अधिकरण, जो कि यह बात गलत है, भाग 10 में नहीं है। भाग 10 जो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 98वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988, 60वां संशोधन 1988। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो वह है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 98वां संशोधन संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1987 द्वारा संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में से सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2013 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? यह चला था 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता दी गई थी। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण। इसके साथ रोजगार,
और रोजगार। गरीबी निवारण और रोजगार, यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन है, भोजन के साथ काम है और उत्पादकता है। उत्पादकता को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो यह बात गलत है, केवल कृषि के लिए नहीं है। सेकंड कथन गलत है, केवल एक ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कृषि साख के अतिरिक्त अन्य संस्थागत विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेश आदि सभी को प्रोत्साहित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, क्या है? सदस्यों द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सदस्यों द्वारा। सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं और उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, 1962 में, 1992 में, 2013 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, यह कब पारित हुआ था? 1992 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1992 में। 1992 में स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय जो है वह है मुंबई में, जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं यह पूछा जाता है, तो वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाद है कोलकाता। कोलकाता के अलावा चेन्नई और चेन्नई के अलावा अहमदाबाद, अहमदाबाद में है। और सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर
का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो वह है जर्मेनियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कह रहा है हड्डियों में उपस्थित, सिरका में उपस्थित अम्ल, दूध का खट्टा होना, फलों का पकना। और वहीं सूची 2 में है लैक्टिक एसिड, एथिलीन, एस्टिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट। यहाँ पर जो है कूट दिया गया है, 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है हड्डियों में उपस्थित, क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम फास्फेट। यानी ए का जो संबंध है वह है फोर्थ से। ए का संबंध फोर्थ से, पहले में गलत, दूसरे में गलत, तीसरे में गलत। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो आसानी से ऑप्शन हल हो जाएंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा और ऑप्शन आप सभी को दिखने लगेगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सिरका में उपस्थित अम्ल। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है वह एस्टिक एसिड। यानी बी का जो संबंध है वह है तीसरे से। दूध का खट्टा होना या जो है लैक्टिक एसिड। यानी सी का संबंध जो है वह है पहले से। फलों का पकना फलों का पकना यानी एथिलीन। डी का जो संबंध है वह है दूसरे से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका, रेट्रो। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो वह है H5N1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, H5N1। बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों को प्रभावित करता है। यह जो है मुर्गियों को प्रभावित करता है, मुर्गियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस जनित यह रोग मनुष्यों में मुर्गियों के माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, H5N1। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइटलैंड वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। यहाँ पर जो है 4 पार्क दिए गए हैं, मिल कूट नीचे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन में कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले किसको बसाया गया, किसकी स्थापना हुई, उसके बाद पार्क के नीचे दिए गए कोड से सही सुमेलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना की बात करते हैं 1936। इसके बाद है कान्हा, कान्हा जो है यह है 1955। इसके बाद है काजीरंगा, काजीरंगा की बात करते हैं 1974। इसके बाद है साइलैंड वैली, यह जो है 1980 में, 1980 में। तो यहाँ पर 1936 पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद है 1955 दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है 1974, फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर 1980, और एक में जो है वह है दूसरा, दूसरे में है 4, तीसरे में है तीसरा, चौथे पर है 1। किस ऑप्शन में है 2, 4, 3, 1, वह है फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो वह है चौथा स्थान, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चौथा स्थान। पहला स्थान जो है वह है राजस्थान का। दूसरे स्थान की बात करते हैं मध्य प्रदेश। तीसरा स्थान है महाराष्ट्र, और चौथा स्थान जो है वह है उत्तर प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक, गालिब, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो वह है गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 1797 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1797 में आगरा में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1869 में। कहाँ पर? दिल्ली में। इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। कब? 1869 में। इनका वास्तविक नाम था मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खां। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो वह है लखनऊ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। यह इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो वह है गोवर्धन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है। या कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मथुरा में, मथुरा वृंदावन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई? 1975, 1965, 1985, 1995। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुई? तो वह हुआ था 1975 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1975। उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1975 में भारतेंदु नाटक केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका 1981 में नाम परिवर्तित कर भारतेंदु नाटक अकादमी कर दिया गया। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो वह है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? रजनी कोठरी, M.N. श्रीनिवास, आशीष नंदी, D.L. सेठ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो वह है रजनी कोठरी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रजनी कोठरी। रजनी कोठरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी, शिक्षाविद तथा लेखक रहे हैं, जिन्हें 1963 में विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ तथा 1980 में लोकायन नामक संस्था की स्थापना की थी। और उनकी पहली पुस्तक 1969 में पॉलिटिक्स इन इंडिया प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1969 में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसके लेखक हैं रजनी कोठरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कह रहा है कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है? तो वह है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, धर्म, त्यौहार और रीति रिवाज, मान्यताएं, कला को लोक संस्कृत कहा जाता है। और लोक संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष को अन्य क्षेत्रों से स्वतंत्र पहचान प्रदान करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
विनिमय साख विलेख अधिनियम प्रभावकारी कब हुआ? यह हुआ था 1882 ईस्वी में। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 1882। भारत में विनिमय साक्ष्य विलेख अधिनियम 1982 में प्रभावकारी हुआ, 1882 में प्रभावकारी हुआ। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्री क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।